आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 को शुरू करेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? त्रिभुज। तो इसको शुरू करने से पहले हमें दो प्रमेय की जरूरत होगी। बिना प्रमेय के हम सवाल को लगा भी नहीं पाएंगे। इसको चलिए हम प्रमेय को समझ लेते हैं। बाकी प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है पेपर में, वो मैं अलग से करवा दूंगा वीडियो में। तो पहली प्रमेय आएगी प्रमेय 6.1। एक प्रमेय दी गई है इसी चैप्टर में त्रिभुज में 6.1, जिसे बोला जाता है थेल्स प्रमेय। इसे क्या बोला जाता है? थेल्स प्रमेय। चाहे प्रमेय 6.1 लिखो, चाहे थेल्स प्रमेय लिखो, चाहे इसी इसी को बोला जाता है आधारभूत आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। समानुपातिका प्रमेय, या इसी को बीपीटी भी बोला जाता है। बीपीटी। देखिए, आप जब सवाल लगाएंगे कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे आप ए लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, या आप ऐसे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, या ऐसे भी लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से, या तो बीपीटी से भी लिख सकते हैं। ऐसे भी मतलब चारों में से कोई भी ऐसे लिख सकते हैं कि चाहे प्रमेय 6.1 लिखें, चाहे थेल्स प्रमेय लिखें, चाहे आधारभूत समानुपातिका प्रमेय लिखें, चाहे बीपीटी लिखें, चारों एक ही है। ये होता क्या है केवल मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बाकी सिद्ध करने के लिए पेपर में आता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके मध्य बिंदु कितना है? डी और ई। इसके मध्य बिंदु है, एक त्रिभुज है ए बी सी और इसके मध्य बिंदु क्या है? डी और ई। ये प्रमेय बोलती क्या है? थेल्स प्रमेय क्या होता है? अगर डीई समांतर हो जाए, इसके ए वाली भुजा इसके बीसी के समांतर हो जाए, ए वाली भुजा बीसी के समांतर हो जाए तो क्या होता है? तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे डीई डीई या ए वाला डीई समांतर हो बीसी के, तो क्या होता है? इनकी भुजाओं का अनुपात, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी क्या होगा? बराबर होगा। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जैसे देखिए, डीई समांतर है बीसी के, डीई बीसी के समांतर बोला रहेगा, अगर हो जाएगा तो क्या होगा? इनकी भुजाओं का अनुपात एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी हो गया एई बटे ईसी, ये क्या होगा? बराबर होगा। और इसको ए भी बराबर होगा डीई बटे बीसी, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको लगाएंगे डीई बटे बीसी, ए भी अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तीनों अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन ज्यादातर का यूज क्या होता है? इसका ही यूज होता है ज्यादातर। ए भी बराबर होगा डी बटे बीसी, लेकिन ज्यादातर यूज इन्हीं दो का होता है। तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, और ए भी बराबर में होगा। इसका भी कहीं कहीं जरूरत पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बटे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, नहीं प्रश्न में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ए डी बटे ए बी, यहां से यहां तक पूरा इसको लिख सकते हैं, यहां से यहां तक ए डी बटे ए बी बराबर करेंगे, यहां से यहां तक ए ई बटे, यहां से यहां तक ए सी, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ए बी कैसे आ गया, यहाँ पर ए सी कैसे आ गया? देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीबी बटे ए डी लिखा जा सकता है, चाहे ए डी बटे डीबी लिखे या डीबी बटे ए डी लिखे, बात एक ही, मतलब डीबी बटे ए डी लिखे, बात एक ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ और बी डी बटे में ए डी या डी ए डी कर देता हूँ। अब देखिए बराबर सी ई बटे लिख देता हूँ, सी ई बटे ए ई लिख देता हूँ। इसको ऐसे चाहे ऊपर से अनुपात बटे में लिखिए, चाहे नीचे से बटे में लिखिए, बात एक ही है। अब देखिए एक जोड़कर, इसमें दोनों तरफ एक जोड़कर ए बी और ए सी प्राप्त किया जाएगा। कैसे प्राप्त किया जाता है? अब देखिए, बटे में कुछ नहीं तो एक लिख लेंगे, बटे में कुछ नहीं तो एक लिख लेंगे।
अब करेंगे क्या, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एडी और एक का एलसीएम कितना होगा, एडी होगा। उसके बाद देखिए एडी से एडी में भाग दीजिए, कितना आएगा, एक, एक का गुणा बीडी में कराइए, बीडी आएगा प्लस। अब यहां पर देखिए, अब इसका काम खत्म हो गया, एक का भाग एडी में देंगे कितना आएगा, एडी, एडी का गुणा एडी में कराएंगे कितना आएगा, एडी, बराबर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो एई और एक का एलसीएम एई ही होगा। उसके बाद एई से एई में भाग देंगे, एक आएगा, एक का गुणा सी में कराएंगे, सी आएगा प्लस। उसके बाद अगर एक से एई में भाग देंगे, एई आएगा, एई का गुणा एक में कराएंगे, एई आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, बीडी, बीडी प्लस और एडी, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए बीडी प्लस एडी, इन दोनों को जोड़िए, बीडी प्लस एडी, यहां से यहां तक जोड़िए, या डीए जोड़िए, कितना आ जाएगा, पूरा एसी, ए वाला भुजा ए बी मिलेगी, ए वाली भुजा क्या मिलेगी, ए बी, टोटल ए बी। तो इसकी जगह पर मैं बीडी प्लस एडी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं बटे में एडी। उसके बाद अब देखिए यहां पर अगर सीई, सीई और एई इन दोनों को जोड़ दें, सीई प्लस एई, अगर इन दोनों को जोड़ दें कितना, ए वाली भुजा मिल जाएगी, एसी, एसी। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एसी बटे में एई। अब इसी का क्या लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, यानी कि उल्टा लेने पर लिख देंगे, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर देखिए व्युत्क्रम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आ जाएगा, ए डी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ए डी बटे ए बी, बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ए सी। एक कैसे आया है मैंने बता दिया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक कैसे आया है मैंने यहाँ पर हल करके बताया है, नहीं तो आप लोग कहेंगे बताया नहीं गया है। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ए तो प्रश्नावली में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डी बटे बी सी बराबर में लिखने की, लेकिन मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा है, जो प्रश्न पूछा गया है ए वाली भुजा पूछ लिया है, तो उसमें एक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रमेय आपको समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर ही मिटा देता हूँ ये वाला, इतना जो मैंने बनाया। अब देखिए दूसरा प्रमेय क्या आता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। दूसरा प्रमेय होता है प्रमेय 6.2, या इसी को बोलते हैं विलोम प्रमेय, थेल्स का विलोम प्रमेय, ऐसे भी लिख सकते हैं, थेल्स विलोम प्रमेय। प्रमेय 6.2 होती है, चाहे आप लिखेंगे प्रमेय 6.2 से या थेल्स विलोम प्रमेय से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ए इसी का उल्टा होती है, विलोम मतलब ये होता है उल्टा, थेल्स प्रमेय का क्या होती है, उल्टा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है थेल्स विलोम प्रमेय। तो इसी का उल्टा क्या होता है, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, एडी बटे डीबी बराबर है, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के, तो ए वाली भुजा अपने आप समांतर हो जाएगी इसके। अगर ये बराबर दिया रहेगा तो ए वाली भुजा डी समांतर हो जाएगी बीसी के अपने आप। अगर एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी बराबर हो जाएगा, डी समांतर हो जाएगा बीसी के अपने आप, इसी का उल्टा है। तो प्रमेय 6.1 क्या थी, यानी कि थेल्स प्रमेय क्या थी, अगर डीई समांतर है बीसी के, अगर डीई बीसी के समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। लेकिन अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो डीई समांतर हो जाएगा बीसी के, बस दोनों में इतना ही फर्क है। तो उम्मीद करता हूं प्रमेय आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली के पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आकृति 6.17 में 1 और 2 में, यानी कि जो प्रश्न है 1 और 2, ये आकृति है, इसका नाम 6.7 है और इसमें दिया गया है पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। डी समांतर है बीसी के, यानी कि ये जो डी है बीसी के समांतर है दोनों में डी किसके समांतर है, बीसी के, यानी कि ए वाली भुजा इसके समांतर है। पहले में ईसी
पहले में ईसी यानी कि ए वाली भुजा ज्ञात करना है, और दूसरे में एडी यानी कि ए वाली भुजा क्या करना है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले नंबर पहले में आ जाते हैं, पहले वाले में हल में दिया है, क्या दिया है, देखिए डी समांतर है बीसी के, तो डी समांतर है बीसी के, ये दिया गया है, दिया है। तो मैंने अभी जो प्रमेय थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1 या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय या बीपीटी जिसको बोलते हैं, वो बताया था अगर डी समांतर होगी बीसी के, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, चाहे थेल्स प्रमेय लिखिए या प्रमेय 6.1 या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय या बोल सकते हैं बीपीटी, तो हम क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि समांतर है तो एडी बटे डीबी, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर किसके होगा, एई बटे ईसी के, किसके, एई बटे ईसी के। अब देखिए एडी, एडी कितना दिया गया है, एडी यहां से यहां तक कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5, उसके बाद डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए एई, एई कितना है 1, और उसके बाद हमें ईसी निकालना है, ईसी निकालना तो ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर एक अंक पे दशमलव, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 15 हो जाएगा, नीचे कितना है 3, एक अंक पे दशमलव, ऊपर से दशमलव हटा, एक अंक पे था, एक जीरो बढ़ेगा। उसके बाद अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटे ईसी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब काट दीजिए, देखिए 15 कम 15, 15 दूना 30, 1/2 बराबर 1/ईसी, हमें ईसी का मान निकालना है, तिरछा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ईसी एक कम क्या हो जाएगा, ईसी, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ईसी का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। वही काम अब इसमें दूसरे में आ जाते हैं, हल में लिखेंगे दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है, पहले नंबर डी समांतर है बीसी के, तो डी किसके समांतर है, बीसी के, ए वाली भुजा इसके समांतर है, तो वही थेल्स प्रमेय लगेगी, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होती है, अगर ए वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी तो एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर किसके हो जाएगा, ए बटे ईसी के, ए बटे ईसी के। तो अब देखिए एडी हमें निकालना है, एडी ऐसे छोड़ देंगे, एडी, उसके बाद बटे में डीबी, डीबी कितना है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, उसके बाद एई कितना है 1.8, उसके बाद ईसी, ईसी कितना दिया गया यहाँ पर देखिए 5.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए दशमलव दशमलव कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव ऊपर है, एक अंक पे दशमलव नीचे है, इसलिए कट जाएगा, तो 18 कम 18, 18 त्रिक कितना हो जाएगा 54, तो एडी बराबर एडी बटे 7.2 बराबर कितना हो गया, 1/3। अब देखिए एडी का मान हमें निकालना है, 1/3 गुणे, इधर है भाग में, इधर आके 7.2 गुणे में हो जाएगा, क्योंकि इधर नीचे बटे में, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, 7.2 हो जाएगा। एडी का मान हमें निकालना है, तो एडी बराबर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और दशमलव लगाएंगे 3 चौके 12, तो कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, उत्तर आ गया, कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर, एडी का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन है, बोर्ड पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न बार बार लिखना पड़ता है, फिर बार बार मिटाओ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कॉपी पेन पर बना रहा हूँ।
तो दूसरा प्रश्न है, किसी पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये हमें बताना है। देखिए, चित्र नहीं दिया गया है, पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो पहला है इसमें का, पहले हम चित्र बनाएंगे, केवल इसको रफ में बनाना है चित्र समझने के लिए। देखिए, बोला है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, मान लीजिए कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, एक कोई त्रिभुज है की भुजाओं पी क्यू, इसकी भुजाओं पी क्यू और पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी कि पी क्यू पहले आया है, इस पे क्या है, एक बिंदु एफ स्थित ई स्थित है, क्योंकि पी क्यू पहले आया है, ई पहले है, तो इस पर ई स्थित है। पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कि पी आर बाद में है तो एफ बाद में है, इस पे क्या स्थित है, एक बिंदु एफ स्थित है। इसको हम मिला देते हैं। अब ये हमें बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये हमें बताना है कि नहीं। प्रत्येक स्थिति में 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में ये बताना है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है कि नहीं, ये हमें बताना है। अगर देखिए, हम प्रमेय जो पढ़े थे, थेल्स प्रमेय का विलोम वाला, जो मैंने अभी वीडियो शुरू करने से पहले बताया था। देखिए, यहाँ पर दिया भी है पीई कितना है, 3.9, यानी कि इसको लिख लेते हैं 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ आर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है। तो हमें बताना है ए भुजा ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है, यानी कि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, अगर ये बराबर आ जाता है इनकी भुजाओं का अनुपात, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो हम चलिए हल में आ जाते हैं। तो लिखेंगे, हल में आ जाते हैं। हल में चूंकि पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ जाता है तो समझ लो क्या होगा, समांतर होगा। अगर नहीं आता तो नहीं होगा समांतर। तो अब देखिए, पी कितना दिया गया है, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बराबर पी एफ कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ आर कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। देखिए, ऊपर एक अंक पे दशमलव, नीचे एक अंक पे दशमलव, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है, नीचे एक जीरो बढ़ेगा। अब क्या हो गया, 39 बटे कितना हो गया, 30 बराबर 36 बटे कितना हो गया, 24। अब देखिए, काटिए इसको। 12 दूना 24, 12 तियाई 36। अगर इसको काटेंगे, 3 दहम 30, 3 से काटेंगे 13 आ जाएगा। तो 13/10 आ गया, और 3 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए, अनुपात बराबर नहीं है, इधर 3/2 है, इधर 13/10 है। तो हम लिखेंगे, चूंकि 13/10 बराबर नहीं है 3/2 के, इसलिए क्या होगा, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा। इसलिए ई एफ क्या होगा, क्यू आर के समांतर नहीं होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। इसमें का दूसरा दिया गया है, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर से हम वही चित्र बना लेते हैं एक बार फिर से, जो भी मैंने बनाया था पहले वाले में। पी क्यू आर, उसके बाद यहाँ ई, यहाँ एफ, सेम चित्र यही रहेगा तीनों में। तो देखिए, P बराबर कितना दिया गया, P कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ई क्यू बोलो या क्यू ई बोलो, बात एक ही है, कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ
पी एफ यानी कि 8 सेंटीमीटर, आर एफ बोलो या एफ आर बोलो, बात एक ही है, कितना है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए ये समांतर है कि नहीं, फिर से वही हम करेंगे। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो समांतर होगा, नहीं आता है नहीं होगा। चलिए हम हल में आ जाते हैं। चूंकि लिखेंगे P बटे ई क्यू, चूंकि हम लिखेंगे P बटे ई क्यू या क्यू ई, P बटे चाहे ई क्यू लिखो या क्यू ई लिखो, यहाँ पर क्यू ई दिया गया है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे क्यू ई। उसके बाद बराबर पी एफ बटे, यहाँ पर देखिए आर एफ दिया गया है ना, तो मैं यहाँ पर आर एफ लिख लेता हूँ, चाहे एफ आर लिखो या आर एफ बात एक ही है। अब P कितना दिया गया है 4, उसके बाद क्यू ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद ये कितना है पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद एफ आर या आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटेगा ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो कितना हो गया 40/45 बराबर 8/9। अब देखिए इसको 5 से अगर काट दें, 5 8 40, 5 9 45, 8/9 बराबर 8/9। देखिए दोनों तरफ भुजाओं का अनुपात क्या आ गया बराबर आ गया, 8/9 8/9। तो हम लिखेंगे चूंकि 8/9 बराबर 8/9, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, इसलिए क्या होगा ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तीसरा है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया गया है। अब हम देखिए पहले फिर से वही चित्र बनाएंगे जो मैंने पहले बनाया था, तीनों में वही चित्र बनेगा, पी क्यू आर, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा भुजा दिया गया है, पी क्यू कितना दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखिए पी आर पूरा दिया गया है कितना 2.56 सेंटीमीटर। पीई यानी कि यहाँ से यहाँ तक पीई कितना है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.36 सेंटीमीटर। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था इसको लिख कैसे सकते हैं। देखिए बड़ी वाली भुजा और इधर भी बड़ी वाली भुजा, इसको लिखा कैसे जा सकता है। थेल्स प्रमेय को दो प्रकार से लिखना मैंने बताया था ना, तो हल में आ जाते हैं। इसको लिख कैसे सकते हैं, पी ई बटे क्या हो जाएगा पी क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था कैसे आया था सिद्ध करके। तो पी ई बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं ऐसे, और पी एफ बटे पी आर भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था इसीलिए। अब देखिए पी कितना दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है पी क्यू, पी क्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर बराबर पी एफ कितना दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना है 2.56 सेंटीमीटर। अब देखिए दो अंक पे दशमलव ऊपर, दो अंक पे दशमलव नीचे, दशमलव दशमलव कट गया, दो अंक पे दशमलव नीचे, दो अंक पे दशमलव ऊपर, दशमलव दशमलव क्या हुआ कट गया, तो बचा क्या 18/128। उसके बाद 36 बटे कितना हो गया 256। अब देखिए हम इधर से इधर भी काट सकते हैं, बराबर में काट सकते हैं, सेम चीजें कट सकती हैं। जैसे देखिए अगर हम काट देंगे 18 कम 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और 28 से कम 28, 28 दूना कितना हो जाएगा 256। इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, 18 कम 18, 18 दूना 36, 128 से कम 128 और 128 दूना 256 हो जाएगा। नहीं अगर इतना नहीं काटना आता तो ऐसे काट लीजिए, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। देखिए अगर नहीं काट पा रहे हैं तो ऐसे काट लीजिए, ऊपर नीचे काट लीजिए, 18/128 बराबर 36/256। इसको 2 से काट कर और छोटा कर लेंगे,
2 9 कितना होगा 18। उसके बाद 2 से काटेंगे 128 को, कितना आ जाएगा 56। फिर इसको काटिए कितना आ जाएगा 18। फिर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 128। अब ये आ गया। अब देखिए 9/56 लिखिए, उसके बाद 18 बटे कितना लिखिए 128, क्योंकि 2 से काटेंगे 36 को 18 आएगा, 256 को काटेंगे 128 आएगा। अब इधर 2 से कटेगा नहीं, अब इधर काट लीजिए। देखिए 18 2 से काटेंगे 2 9 18 और इसको काटेंगे 56, तो 9/56 बराबर 9/56। इन दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया। चाहे आप यहाँ पर काट कर इतना छोटा कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप इतना बड़ा कर सकते हैं काट कर, आपकी मर्जी। अब देखिए लिखेंगे चूंकि 9/56 बराबर आ गया किसके 9/56 के, इसलिए क्या होगा जो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। यही हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 3 क्या है, आकृति 6.18 में यदि एलएम समांतर है सीबी के और एलएन समांतर है सीडी के, तो सिद्ध कीजिए एएम बटे एबी बराबर एएन बटे एडी। देखिए बोला क्या है, एलएम किसके सीबी के समांतर हो और ए जो एलएन है सीडी के समांतर हो, तो हमें सिद्ध करना है ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया है, एलएम समांतर है सीबी के और एलएन समांतर है किसके सीडी के, हमें दिया गया है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये चित्र देखिए यहाँ पर बना है, ये चित्र यहाँ पर बना है, मैं कॉपी में एक बार बना लिया हूँ यहाँ पर। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये भी लिख लेते हैं जो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है यहाँ से, एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो यही हमें सिद्ध करना है। देखिए अब कैसे होगा, ए डी है। अब देखिए तो ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी ले लिया, ए है ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर वाला त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए वाला पूरा ए बी सी है ना। इसमें क्या है, एलएम समांतर है सीबी के, यानी कि एलएम समांतर है सीबी के। तो देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि देखिए अब लिखेंगे थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से। क्यों थेल्स परमेय से, क्योंकि ए वाली भुजा इसके समांतर है। तो अब देखिए थेल्स परमेय से क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात एम बटे, हम देखिए ए एम बटे एम बी भी लिख सकते हैं, ए एम बटे ए बी भी लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर, देखिए ए एम बटे एम बी लिखे या ए एम बटे ए बी लिखे हैं, बात एक ही होगी, क्योंकि मैं थेल्स परमे में कैसे आता है बता चुका हूँ। ए एम बटे ए बी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट बराबर। देखिए ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए उसके बाद अब ए वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए एक बार ए वाला त्रिभुज लिए ए बी सी, और एक बार ए वाला त्रिभुज लेंगे ए डी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, इसमें क्या है एलएन, यानी कि एलएन समांतर है सी डी के। तो एलएन समांतर है सी डी के, तो इसमें भी थेल्स परमेय लग जाएगी, तो लिखेंगे थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से। अब देखिए थेल्स परमेय क्या होगी, ए एन बटे एन डी लिखें या ए एन बटे ए डी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए एन बटे ए डी हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ए वाला त्रिभुज लिए हैं ए डी सी, ए वाला त्रिभुज लिए हैं,
ए वाली भुजा कॉमन ही है, ए एल बटे एल सी, ये कॉमन ही है, ए एल बटे एल सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए क्यों किए हैं, क्योंकि जब ये दोनों समांतर है तो इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी। अगर चित्र को आप ऐसे करके देखेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी लिखें या ए एन बटे ए डी लिखें, उसके बाद ए एल बटे एल सी लिख सकते हैं अगर चित्र को ऐसे करके देखेंगे तो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों तरफ ये बराबर है, ए एल बटे एल सी बराबर है, ये अपने आप दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या है इसमें, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, देखिए ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी दोनों तरफ बराबर है। जब हम इसकी तुलना करेंगे दोनों तरफ बराबर है, ये अपने आप आपस में बराबर हो जाएंगे। ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए एल बटे एल सी है, इधर भी ए एल बटे एल सी है। तुलना कर देंगे समीकरण 1 और 2 की, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ए एम बटे ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए एन बटे ए डी के। यही हमें सिद्ध करना था। उसके बाद लिख देंगे इति सिद्धम। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए चौथा प्रश्न है, आकृति 6.19 में डी समांतर है एसी के, यानी कि ये देखिए डी कहाँ है, डी एसी के क्या है, समांतर है, डी एसी के समांतर है। उसके बाद डी एफ समांतर है ए ए वाली भुजा इसके समांतर है और डी इसके समांतर है एसी के। तो सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं हल में। दिया है, देखिए दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं हम, देखिए थोड़ा इसको रफ में करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए पहले बोला है डी समांतर ए सी के, तो यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर डी है, तो डी ई समांतर है ए सी के, यानी कि त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी वाला लेंगे, पूरा बड़ा वाला ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक पूरा ए वाला त्रिभुज लेंगे। तो इसमें क्या है, डी समांतर है ए सी के। देखिए जो भुजा दी गई, अगर हम इसको चित्र को थोड़ा अलग बनाए, अगर ऐसे त्रिभुज है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है। अगर हम ये दोनों अभी लाइन हटा दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखिए डी समांतर है ए सी के, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये दोनों लाइन हटा दें, ये दोनों लाइन, तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, डी समांतर है ए सी के। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए तो इसको लिख कैसे सकते हैं, तो देखिए जब डी समांतर है ए सी के, तो थेल्स प्रमेय से, क्योंकि डी समांतर है एसी के, इसलिए भी थोड़ी देर के लिए ये लाइन अगर हटा दे चित्र ऐसे बनेगा। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इधर से ए डी अपॉन ए बी लिखो या डी बी लिखो, बात एक ही है, मैं यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ, ए डी अपॉन ए बी। उसके बाद बी अपॉन ई सी लिख सकते हैं, बी ई अपॉन ई सी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए चित्र ये इसके समांतर थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो ए डी अपॉन ए बी लिखो या डी बी लिखो, बात एक ही है। उसके बाद बी अपॉन ई सी लिख सकते हैं, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया।
अब देखिए दूसरा क्या बोला है, डीएफ समांतर है एई के, यानी कि डीएफ एई के समांतर है। तो इस बार ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ई, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई में दिया गया है, देखिए यहाँ पर डीएफ समांतर है एई के, डीएफ एई के समांतर है, ये हमें दिया गया है। तो देखिए अगर हम कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएं, चित्र ऐसे है, ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ए बी ई और यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर सोचिएगा, जैसे देखिए मैंने इस चित्र को ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ए वाला त्रिभुज लिए हैं ए बी ई, इतना त्रिभुज लिए हैं इतना, इधर वाला हमने हटा दिया, कोई काम का है नहीं, केवल मैं समझाने के लिए बताया हूँ। इधर और जब ए बी ई लिए हैं, इधर वाला कोई काम का है नहीं। उसके बाद डी एफ समांतर है ए ई के, तो इस लाइन का भी कोई काम नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। ए वाली ए इसके समांतर है, तो वही काम लिखेंगे। देखिए ए डी बटे क्या होगा, ए डी बटे डी बी या ए बी, बात देखिए। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे थेल्स पर में से, क्योंकि भुजा समांतर है ना, इसलिए थेल्स पर में से पहले लिखेंगे। तो ए डी बटे ए बी लिखो या डी बी, बात एक ही है। ए डी बटे ए बी बराबर, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ ई। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए बोला क्या गया इसमें, देखिए दिख क्या रहा है, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, ये दोनों बराबर हैं। अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि दोनों में बराबर है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, बी ई बटे ई सी के। यही हमें सिद्ध करना था। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए पांचवा प्रश्न है, आकृति 6.20 में, ये है उसकी आकृति 6.0, ये चित्र बना है। डीई, ये जो डीई है, ये किसके समांतर है, ओ क्यू के, ओ क्यू के, यानी कि ए वाली भुजा इसके समांतर है। उसके बाद और डी एफ, ये जो डी एफ है ओ आर के समांतर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें दर्शाना है कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। देखिए कब समांतर होगा, जब हम पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं हल में। मैंने चित्र यहाँ पर एक बार बनाया, देखिए सही से बना नहीं है, किताब में है, तो बना लीजिएगा थोड़ा सही से, क्योंकि गड़बड़ हो गया है। तो हल में आ जाते हैं, सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, डी समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना या सिद्ध करना है। ई एफ समांतर है क्यू आर के, हमें सिद्ध करना है। तो हम आ जाते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं और पी ओ क्यू में, तो लिखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में। देखिए पी ओ क्यू में क्या है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। जब ए वाली भुजा इसके समांतर है, हम क्या लिखेंगे, थेल्स पर में से। देखिए ए वाला त्रिभुज पूरा देख रहे हैं, ए वाला इधर वाला पी ओ क्यू, ए वाला, तो डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। तो थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होती है, पीई बटे क्या हो जाएगा, पीई बटे क्या हो जाएगा, ई क्यू,
बराबर, उसके बाद क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे क्या हो जाएगा, पी डी, उसके बाद बटे डी ओ, डी ओ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज पी ओ आर, यानी कि ए वाला त्रिभुज पी ओ आर, यहाँ से यहाँ तक ए वाला त्रिभुज लेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या होगा, इसमें देखिए डी एफ समांतर है ओ आर के, यहाँ पर डी एफ रहेगा ना, पी एफ मैंने लिख दिया है, डी एफ समांतर है ओ आर के, तो डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, यानी कि ए वाली भुजा डी एफ ओ आर के समांतर है। तो ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ से पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर हो जाएगा, ए वाला त्रिभुज लिए हैं पी ओ क्यू, तो पी डी बटे डी ओ, इसको भी बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी डी बटे डी ओ के, उसके बाद पी एफ बटे एफ आर बराबर है पी डी बटे डी ओ के, तो ये हमें दिया गया है बराबर। तो देखिए दोनों तरफ ये बराबर है, अगर समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, समीकरण लिखेंगे 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर इनकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ बटे एफ आर के। देखिए ये तो आया, अब देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर से, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि प्रमेय 6.2 के 2 से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होती है, अगर पीई बटे पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए वाली भुजा अपने आप बराबर समांतर हो जाएगी इसके, ई एफ किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के, ही हमें पूछा गया था, इस सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। छठवां प्रश्न है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी कि ए बी और पी क्यू के समांतर है, इसके समांतर है, उसके बाद और ए सी समांतर है पी आर के इसके, तो दर्शाइए कि बी सी, ए बी सी क्यू आर के समांतर है, हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, जो दिया है, तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, हल में आ जाते हैं, हल में आ जाते हैं, उसके बाद लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ए बी समांतर है पी क्यू के, और ए सी किसके समांतर है, पी आर के समांतर है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी समांतर है इसके क्यू आर के, बी सी किसके समांतर है, क्यू आर के, हमें सिद्ध करना है। अगर हम त्रिभुज पी ओ क्यू ले लें, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, हमें इस त्रिभुज में मिल जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज का ऐसे बना लें, देखिए ये ऐसे है, थोड़ा कैसे बनाएं, ऐसे आया है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इतना हिस्सा अलग कर रहे हैं, पी ओ क्यू वाला इस त्रिभुज का इतना हिस्सा अलग कर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, P, यहाँ पर Q, यहाँ पर O,
यहाँ पर एक भुजा ऐसे दी गई है, देखिए बी, और यहाँ पर क्या है, एक भुजा ए। देखिए अगर इसको देखें, इसमें दिया गया है क्या, ए बी समांतर है पी क्यू के। अगर हम इसको ऐसे ले लें, इस त्रिभुज का अगर ऐसे देखें थोड़ा, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे देखें तो इसमें क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। सबसे पहले लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ओ ए, ओ ए बटे में क्या हो जाएगा, ए पी। देखिए अगर चित्र को ऐसे देखें, इतना हिस्सा मैं अलग किया हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ इधर इतना हिस्सा अलग किया हूँ, त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ओ ए और बटे ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी बटे बी क्यू के। किसके, ओ बी बटे बी क्यू के, ऐसे होगा ओ बी बटे बी क्यू के, ऐसे ही बराबर होगा, क्योंकि ओ ए बटे क्या हो गया, ए पी, उसके बाद ओ बी बटे बी क्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, एक मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लिए, एक मान लिए। अब इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज पी ओ आर ले लें, त्रिभुज पी ओ आर, तो लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें देखिए ए सी समांतर होगा किसके, पी आर के। इस त्रिभुज में पी ओ आर, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ए सी समांतर होगा पी आर के। तो लिखेंगे ए सी समांतर है पी आर के। हम इस त्रिभुज को भी थोड़ा अलग टाइप में बना लेते हैं, जैसे देखिए ऐसे थोड़ा दिया गया, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर सी है। तो ऐसे कुछ टाइप से त्रिभुज बनेगा। इतना अलग करें अगर इधर वाला पी ओ आर वाला, पी ओ आर वाला अगर त्रिभुज अलग कर लें यहाँ से यहाँ तक इतना, तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनेगा। तो हम देखिए अब इसमें देखिए थोड़ा इस प्रकार बन रहा है, ए सी समांतर है पी आर के, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखिए इस त्रिभुज को थोड़ा ध्यान से, क्या होगा, ओ ए बटे ए पी हो जाएगा, ऐसे ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर में ओ सी बटे सी आर हो जाएगा, ओ सी बटे सी आर। देखिए ओ ए बटे ए पी, उसके बाद ओ सी बटे सी आर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 2। अब देखिए ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी दोनों में बराबर आया है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी बटे सी आर के। अब देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए क्या आया है, ओ बी बटे ओ क्यू किसके बराबर है, ओ सी बटे सी आर के। ए वाला ओ बी बटे ओ क्यू यानी कि बी क्यू। अब यहाँ देखिए इतना आ गया। अब हम देखेंगे, देखिए अब क्या आया है, ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर के बराबर आ गया, यानी कि ओ बी बटे क्या, बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, यही आया है। जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर रहता तो क्या होता है, और कौन सी प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि प्रमेय 6.2 भी लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये अपने आप समांतर हो जाएगा, बीसी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो क्या लिखेंगे, बीसी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। 7वां प्रश्न है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की
एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए, आप इसको पहले चित्र बनाता हूं तब ध्यान से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले बोला है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। त्रिभुज दिया नहीं गया तो हम सबसे पहले एक मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा क्या होगी, ए बी। इसके मान लीजिए मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा होकर इसके समांतर, यानी कि ये दूसरी भुजा होगी, इसके समांतर एक खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो तीसरी भुजा इसको समान दो भागों में विभाजित करती है। इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। तो देखिए, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए जब देखिए एक भुजा का मध्य बिंदु हो, एक भुजा का मध्य बिंदु है यानी कि बीचों बीच का बिंदु है, एडी बटे क्या होगा, ये बीचों बीच का बिंदु है डी, तो एडी बराबर होगा किसके, डीबी के। तो एडी किसके बराबर होगा, डीबी के। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये जो तीसरी भुजा का जो ये जो तीसरी भुजा पर खींची गई रेखा है यानी कि ई, ये जो रेखा खींची गई है इसका जो बिंदु है ई एसी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना ई एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है यानी कि समान दो भागों में विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, और बोला क्या है, और यहाँ पर देखिए एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर इसके समांतर खींची गई है, यानी कि समांतर, यानी कि डी किसके समांतर है, बीसी के, भी दिया गया है। डी किसके समांतर है, बीसी के, ए भी हमें दिया गया है क्योंकि बोला है एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा है इसके मध्य बिंदु से होकर तीसरी भुजा के, यानी कि तीसरी भुजा इसके समांतर खींची गई रेखा, तो इसके समांतर खींची गई है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी समांतर है बीसी के, तो डी किसके समांतर है, बीसी के, ये समांतर है। तो हम क्या लगाएंगे, थिल्स प्रमेय, जब ए भुजा इसके समांतर होती है क्या लगाते हैं, थिल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थिल्स प्रमेय से, थिल्स प्रमेय से क्या होती है, थिल्स प्रमेय एडी बटे ए, एडी बटे डीबी किसके बराबर होगा, ए बटे ईसी के, ए बटे ईसी के। अब देखिए एडी बराबर है डीबी के, यहाँ पर दिया गया है एडी बराबर है डीबी के, चाहे आप एडी की जगह पर डीबी रख लीजिए या डीबी डीबी की जगह पर एडी रख लीजिए, बात एक ही है। तो एडी बटे, मैं डीबी की जगह पर क्या रख देता हूँ, एबी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो एडी रख दिया, उसके बाद ए बटे ई सी। देखिए काट दीजिए, एडी से एडी कट गया, यहाँ पर एक आ जाएगा, तो 1/1 बराबर ए बटे कितना होगा, ई सी, ई सी होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ई सी एक कम क्या होगा, ई सी बराबर ए एक कम ए। देखिए यही हमें सिद्ध करना था। तो ई ए सी को समद्विभाजित करती है, यानी कि समान दो भुजाओं में विभाजित करती है, यानी कि ए बराबर ई सी आ गया, तो ये हमें सिद्ध, तो यही तो सिद्ध करना था, क्योंकि ये दोनों बराबर सिद्ध करना था ना, समान दो भागों में विभाजित करती है। तो ये देखिए ई सी, ई सी किसके बराबर आ है, ए के, तो बात एक ही हुई, हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखिए 8वां है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले 8वां है, 8वां है तो हम सिद्ध कर लेते हैं। पहले एक चित्र बनाएंगे, इसका नाम देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं।
तो बोला है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लो एक भुजा ए है, इसका मध्य बिंदु, और एक भुजा है इसका मध्य बिंदु, नाम दे देते हैं डी और ई। क्या बोला है? दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यानी कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है ये इसके समांतर है, यानी कि डी समांतर है बीसी के, हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए मध्य बिंदु दिया गया है, तो हम सबसे पहले हल में आ जाते हैं। हल में दिया है क्या? डी ए बी का क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यानी कि क्या होगा? एडी बराबर होगा किसके? डीबी के, यानी कि एडी बराबर होगा किसके? डीबी के। इसी प्रकार क्या होगा? ई, जो ई है एसी का मध्य बिंदु है। ई क्या है? ई एसी का मध्य बिंदु है। ई क्या है? एसी का मध्य बिंदु है। अब देखिए ई एसी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा? जब ई एसी का मध्य बिंदु है, इसको दो भागों में विभाजित करेगा ना, क्योंकि मध्य बिंदु है, बीचों बीच का बिंदु है। ए ई बराबर होगा किसके? ईसी के। ये हमें दिया गया है। अब देखिए अगर हम AD बटे DB करें, तो देखिए AD, उसके बाद हम DB की जगह पर AD रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। DB रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर AD रख सकते हैं ना, DB की जगह पर क्या रख सकते हैं? या BD की जगह पर AD रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो AD बटे DB बराबर कितना आ जाएगा? 1/1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार फिर लिखेंगे इसी प्रकार। देखिए ये जो AE बटे EC होगा, AE बटे EC। अब देखिए AE, EC की जगह पर क्या रख सकते हैं? AE रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ से यहाँ AE की जगह पर EC रख सकते हैं, या EC की जगह पर AE रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? AE। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ कर लेते हैं, तो AE बटे EC बराबर में कितना आ जाएगा? 1/1 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए दोनों तरफ कितना आया? 1 आया है। दोनों तरफ कितना आया? 1 आया है। तुलना कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे जब AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, क्योंकि दोनों तरफ 1 है, तो A इसके बराबर हो जाएगा तुलना करने पर। तो इसलिए देखिए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? बराबर आ गया। AD बटे DB बराबर है किसके? AE बटे EC के। जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं, चूंकि थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है? जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, तो ये भुजा अपने आप इसके समांतर हो जाएगी, या इसी को बोलते हैं प्रमेय 6.2। तो डी समांतर हो जाएगी किसके? BC के। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये हमें सिद्ध करना था। 9वां प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हमें एक समलंब बना देते हैं। समलंब में कोई दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो 9वां प्रश्न है, एक समलंब बनाते हैं सबसे पहले। ये क्या बना लिया हमने? एक समलंब। इसका नाम दे देते हैं ABCD। ये क्या है? समलंब है। और AB किसके समांतर है? DC के, इसीलिए इस प्रकार बनाए। ये जो AB है DC के समांतर है। इसके विकर्ण, ये जो विकर्ण होंगे इसके, बोला है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर जो काट रहे हैं, मान लो बिंदु O है, इस पे प्रतिच्छेद करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या मिलाएंगे, मिला लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं कुछ भी दे देते हैं, पी दे देते हैं, इसका नाम क्यू दे देते हैं। तो अब देखिए ए बी समांतर है डीसी के, लेकिन जब रचना करेंगे, हल में आ जाते हैं। हल में रचना क्या करेंगे, देखिए रचना में क्या होगा, जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर होगा, और पी क्यू किसके समांतर होगा, डीसी के। क्योंकि रचना किए हैं ए बी भी पी क्यू के समांतर है, और जो ए बी है क्या है, वो डीसी के समांतर है ही। तो सबसे पहले जो पी क्यू है किसके समांतर है, ए बी के, और ए बी के समांतर हमने पी क्यू एक समांतर रेखा खींची, एक समांतर रेखा खींचकर रचना की। तो पी क्यू समांतर है ए बी के, तो ए बी किसके समांतर है, डीसी के। ए हमें दिया ही गया है सबसे पहले, और यहाँ पर पहले हल में लिख लेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। ए बी समांतर है डीसी के, ए दिया था, ए पहले लिख लेंगे। अब देखिए हम आ जाते हैं त्रिभुज इसमें। अब ए वाला त्रिभुज लेते हैं, देखिए ए बी डी वाला, ए वाला त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी समांतर होगा किसके, पी ओ के। क्योंकि देखिए ये पूरा अगर समांतर है तो इतना भी इसके समांतर होगा। अगर ये पूरे भुजा इसके समांतर है पी क्यू, तो पीओ भी ए के ए बी के समांतर होगा। तो ए बी समांतर है किसके, पीओ के। अब लिखेंगे थिल्स प्रमेय से, जब ए वाली भुजा इसके समांतर आ गई, ए बी पीओ के समांतर है, थिल्स प्रमेय लगाएंगे। थिल्स प्रमेय से क्या होगा, थिल्स प्रमेय एपी बटे पी डी, एपी बटे पी डी बराबर बीओ बटे डीओ। यही तो होगा, ए इसके समांतर है तो एपी बटे पी डी और बीओ बटे डीओ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए डी सी में इसको लेंगे। अब त्रिभुज ए वाला ए डी सी में पीओ समांतर होगा किसके, डीसी के। जब देखिए पीओ ए बी के समांतर हो सकता है, ए बी समांतर है डीसी के, तो पीओ डीसी के भी समांतर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में देखिए पीओ किसके समांतर है, ए बी के, ए बी समांतर है डीसी के, तो पीओ डीसी के समांतर हो जाएगा अपने आप। पीओ समांतर होगा किसके, डीसी के। इसमें भी देखिए जब ए भुजा इसके समांतर हो तो क्या होगा, एपी बटे पी डी, एपी बटे पी डी बराबर क्या होगा, ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, एपी बटे पी डी यहाँ भी है, एपी बटे पी डी यहाँ भी है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे ओ सी। इसको लिख कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ सी यहाँ चला जाएगा, बी ओ यहाँ आ जाएगा, तो ओ सी बटे डी ओ या ओ डी बराबर ए ओ बटे क्या हो जाएगा, बी ओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी यहाँ चला गया, बी ओ यहाँ आ गया, तो यही सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, यही क्या हो जाएगा, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। देखिए यही सिद्ध करना था, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, यही आया है। ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे या ओ सी बटे डी ओ, बात एक ही है। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर सी ओ लिख दो या ओ सी लिख दो, एक ही बात है। 10वां है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो चलिए हम इसको दर्शा देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसके विकर्ण क्या, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर।
इसको बिंदु ओ मान लेते हैं। तो सबसे पहले 10वां है, हल में आ जाते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल में। दिया है, क्या दिया है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमें क्या है, दिया गया है। तो देखिए हम इसको लिख कैसे सकते हैं, अभी इसको इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ए ओ बटे सी ओ को यहाँ लेकर आइए, बी ओ यहाँ चला जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तब भी यही आएगा। तो सी ओ यहाँ चला आएगा, बी ओ सी ओ के स्थान पर चला जाएगा, बटे डी ओ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे देते हैं पी। तो ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, रचना करी है हमने, तो रचना में लिखेंगे रचना में। तो पी ओ के समांतर क्या खींचा, ए बी, यानी कि ए बी के समांतर हमने एक रेखा खींची पी ओ, यानी कि पी ओ ए बी के समांतर है। अब देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब हमें वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए ए बी डी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ए पी बटे पी डी बराबर बी ओ बटे ओ बी या डी ओ, बात एक ही है, बी ओ बटे डी ओ बात एक ही है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए बी ओ बटे डी ओ दोनों में बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 की क्या कर लेंगे, तुलना। समीकरण 1 हुआ 2 से, क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ इसमें देखिए दोनों समीकरण में बी ओ बटे डी ओ बराबर है, तो ए पी बटे पी डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ के। ए पी बटे पी डी बराबर किसके हो गया, ए ओ बटे ओ सी के। तो अब देखिए ए ओ बटे ओ सी के बराबर हो गया, तो क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से देखिए ए पी बटे क्या आया है, पी डी बराबर ए ओ बटे ओ सी आया है। तो अब देखिए, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जब इनके अनुपात बराबर है, ये समांतर हो जाएगी। जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, पीओ समांतर हो जाएगा डीसी के। तो पीओ समांतर हो जाएगा डीसी के, समांतर हो जाएगा। जब पीओ डीसी के समांतर हो गया, और देखिए यहाँ पर पीओ ए बी के समांतर है और पीओ डीसी के भी समांतर है, तो ए बी डीसी के समांतर हो जाएगा। तो ए बी किसके समांतर हो जाएगा, डीसी के, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी डी सी के समांतर हो जाएगा। अतः ए बी सी डी, जब ए बी डी सी के समांतर हो गया तो ये क्या है, एक समलंब है, अतः ए बी सी डी एक समलंब है।